नमस्कार, डीजाना विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। मेरे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव। डॉक्टर मोहन यादव छात्र राजनीति से राजनीति में आए हैं। आप विक्रम विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे हैं, माधव साइंस कॉलेज के अध्यक्ष रहे हैं, विद्यार्थी परिषद से राजनीतिक जीवन शुरू किया और विद्यार्थी परिषद के सामान्य कार्यकर्ता से राष्ट्रीय मंत्री तक पहुंचे। उसके बाद 2 बार विधायक रहे, उज्जैन विकास प्राधिकरण के 2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं। उज्जैन में खूब विकास किया है, खूब पुल बनवाए हैं, सड़कें बनवाई हैं, सीएस के आयोजन करवाया है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष रह चुके हैं और फिलहाल मध्य प्रदेश में शिक्षा मंत्री के रूप में अपना दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। खांटी संघ के आदमी हैं, संघ के कोटे से मंत्री बनाए गए हैं और काय बगाए उन पर यह आरोप लगता रहता है कि शिक्षा के क्षेत्र में वो संघ का एजेंडा लागू करना चाहते हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। मोहन यादव जी, आपका स्वागत है। नमस्कार मोहन भाई, सबसे पहले तो मैं आपसे शुरुआत करूंगा। दिग्विजय सिंह का एक बयान है आज और उन्होंने कहा कि मोदी सत्यानाशी हैं, इसलिए महंगाई बढ़ रही है। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, मैं बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे लंबा जिनका संसदीय जीवन रहा है और दिग्विजय सिंह जी की ऐसा लग रहा है कि 60 साल के बाद जैसे किसी के बारे में जो कहावत रहती कि सठिया जाते हैं, इस टाइप की दुर्भाग्य के साथ इस शब्द में यूज करना पड़ रहा है कि मैं उम्मीद करता था कि कम से कम, लेकिन उनकी पता नहीं कौन सी ट्रैक है, वो कैसे करना चाहते हैं। कभी आतंकवादियों के साथ अपने सुर मिला के बात करते हैं जो ओसामा जी बोलते हैं, कभी पाकिस्तान का समर्थन करते हैं। आप तो सब सीमाएं तोड़ दी उनने। आज जो बयान दिया है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वो तो ये भी कह रहे हैं कि मोदी का तालिबान कनेक्शन है। उनके कहने से क्या होता है? जिस ढंग से दिग्विजय सिंह जी ने अपनी पूरी सारी उनकी एक तरह से लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई कि वो उनकी भाषा को, उनके शब्दों को कोई अब उनकी गंभीरता से लेता ही नहीं है और मजाक का विषय बनते हैं। कांग्रेस भी उनको क्यों ढो रही है ये कांग्रेस जाने। कांग्रेस का जितना उनने नुकसान किया, मेरे को नहीं लगता कि कोई और पॉलिटिकल पर्सन ने कांग्रेस के साथ में ये किया होगा। हम तो उनको कांग्रेस और बीजेपी दोनों तरफ से भी अगर देखें तो हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन मुझे अब दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि जो शब्द वो उपयोग कर रहे हैं, हमारे अपने 7 करोड़ लोगों का अपमान है कि वो कभी हमारे मुख्यमंत्री रहे। डॉक्टर यादव, जब से आप शिक्षा मंत्री बने, दुर्भाग्य ये रहा कि तब से ही कोरोना शुरू हुआ और कॉलेज में बहुत ही शिक्षा प्रभावित हुई है कोरोना के कारण। पूरी दुनिया की शिक्षा प्रभावित हुई है, लेकिन अगर हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो परीक्षाएं नहीं हुई, क्लासेस नहीं लगी। जो ऑनलाइन क्लासेस लगाने की कोशिश की गई उसमें कोई बहुत प्रोफेसरों ने ऑनलाइन पढ़ाया हो ऐसा लगता नहीं है और बच्चों ने ऑनलाइन पढ़ा हो ऐसा होता नहीं है। आप भी जानते हैं, आदमी ने अपना मोबाइल चालू किया, रखा और जाने कहाँ घूम रहा है। छात्र भी, टीचर भी लगे हुए। एक जो एजुकेशन का एक जो सिस्टम होता है वो कहीं ना कहीं कोलैप्स हो गया, भरभरा के गिर गया। आपको क्या दिमाग में आपकी परसेप्शन है, योजना है कि अब जो बच्चे जब सब सामान्य हो जाएगा तो इन बच्चों का जो नुकसान हुआ है पढ़ाई का, शिक्षा का, वो कैसे भरपाई आप करेंगे उसकी? देखिए, ये बात सत्य है कि ये आपदा जैसी आई है, जो कोरोना की महामारी आई है, हमने किसी ने भी नहीं सोचा था ना, कभी कल्पना की थी। कष्ट तो आया, बहुत बड़ा कष्ट है। इस कष्ट से निकल के आना ये एक तरह से परमात्मा की कृपा है। एक लहर आ गई, दूसरी लहर और गंभीर थी, जिस रंग से हमारे सबके सामने भी ये घटनाक्रम था। लेकिन मैं इसको इस रूप में भी मानता हूँ कि ये उच्च शिक्षा नहीं, पूरे सबके जीवन के लिए ही एक सबक भी था जिसमें से कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। मैं उच्च शिक्षा में इस नाते से इसको मानता हूँ कि जैसे हमने लास्ट ईयर भी इस चुनौती को अच्छे से हैंडल किया था। जैसे मार्च में एकदम से जब परीक्षा का सीजन आया था, परीक्षा का समय आया, इन समय पे कोरोना आया तो ये कष्ट खड़ा हुआ कि क्या करें, किस रास्ते पे जाएं। एक तो परीक्षा को कराने का चुनौती थी, दूसरी की चुनौती के सहन करने में एक तरीका ये भी था कि आप परीक्षा निरस्त करके सबको जनरल प्रमोशन दे दो। लेकिन हमने विद्वानों से बात की, विद्यार्थी परिषद सहित ऐसे छात्र संगठनों से बात की, सबका सुझाव था कि उच्च शिक्षा की परीक्षा होना चाहिए, भले उसका तरीका भी क्या हो सकता है। तो मैंने उस समय एक निर्णय किया था अपने यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज जी से डिस्कस करने के बाद में कि हमने यूजी और पीजी, स्नातक और स्नातकोत्तर की परीक्षा फाइनल ईयर की हमने उस समय ओपन बुक परीक्षा प्रणाली से ली थी।
एक और बात आपको बताना चाहूँगा, ये मेरे मन में बहुत दिनों से विषय भी था और बहुत सारे विद्वानों ने भी ये कहा है कि वास्तव में परीक्षा की जो पद्धति हमारी ईयरली जो होती है उसको पुनर्विचार भी करना चाहिए। अब हमारे को पढ़ाने का जो सिस्टम है, जैसे उसके कई फायदे भी लेकिन उसका नुकसान भी है। उदाहरण के लिए 365 दिन बच्चा पढ़ के जाता है, जिस दिन परीक्षा उस दिन उसको बुखार आ गया, किसी कारण से वो पेपर नहीं दे पाया तो पूरा साल बिगड़ जाता है। तो कभी कभी एक पद्धति में ये दोष ये भी दिखता है कि एक दिन उसका 2 घंटे का अगर खराब निकल गया तो पूरा साल बेकार जा रहा है। दूसरा ऐसा भी होता है कि परीक्षा की उस पद्धति में वर्तमान में जिस ढंग का माहौल बना के सिवाय रटने वाले बच्चों के और क्या तैयार होते हैं, जो टैलेंट है वो पूरा निकल के उस एग्जाम से तो नहीं आता है। इसलिए नई शिक्षा नीति जब ये आ गई है, नई शिक्षा नीति में ये सारी चीज़ों को जोड़ के चला गया है कि अब हमारे बच्चों का एक्चुअल टैलेंट आना चाहिए। और दुनिया में कई देश ऐसे हैं जो परीक्षा की बहुत अलग अलग प्रकार की प्रणाली में विश्वास करते हैं। उसमें परीक्षा का कोई स्थान ही नहीं, उसमें रोज परीक्षा हो रही है। बराबर बराबर। तो एक तरह से इस तरह से भी हमने विचार किया। तो अभी तो खैर कोरोना कारण से हमने एक ऑनलाइन पढ़ाने का एक सिस्टम बनाया था। ऑनलाइन का शुरू में अटपटा निर्णय रहा, लेकिन बाद में धीरे धीरे लोगों को सेट हो गया कि आज वो ऑनलाइन हमारी पढ़ाई भी हो रही है। और यही कारण है कि हमने सत्र नहीं बिगड़ने दे करके हमने अनाउंस किया था माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ तय करके कि हमारी पीजी और यूजी की जो लास्ट ईयर हमने परीक्षा करी थी वो केवल फाइनल की करी थी, लेकिन इस वर्ष हमने पूरे साल की परीक्षा, तो पूरे देश का हमारा एकमात्र मध्य प्रदेश राज्य बन गया जिसने अपनी यूजी पीजी की परीक्षाओं को अनाउंस भी किया है। और परीक्षा 90% पीजी की और यूजी की फाइनल की परीक्षा तो हमारी जून वाली जो होना थी वो करीब करीब हो चुकी है। अब जुलाई में हम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और पीजी की प्रीवियस की परीक्षा हम कराने वाले हैं। अर्थात हमारी परीक्षा ये जो सामान्य सत्र की तरह जो अनाउंस की तारीखों पे हो रही है, और अगस्त से निश्चित रूप से हमारा जो अगर वर्तमान में परमात्मा ने चाहा तो जो बच्चा किताब देखकर परीक्षा दे रहा है जी, वो बच्चा कैसे कंपटीशन को फेस करेगा, कैसे प्रतियोगी परीक्षाओं में जाएगा और कैसे अपना करियर बना पाएगा, मेरा चिंता ये है। जी डॉक्टर साहब, आपने अच्छा प्रश्न किया कि किताब से परीक्षा देने का जो तरीका हमारे मन में कल्पना से वो आपने वो सोचा है जो ईयरली की तरीका रहता था कि कॉपी कर देगा। इसमें ये पद्धति बदली है। जैसे लास्ट ईयर हमने जो किया था, लास्ट ईयर हमने किया था कि 50% के मार्क्स जो उसके पुराने रिकॉर्ड है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जैसे उसने मार्क्स लिए थे उसका एवरेज उसमें से मार्किंग की थी। 50% हमने क्वेश्चन इस प्रकार से लिए जो ऑब्जेक्टिव टाइप थे, थोड़े हल्के लाइट टाइप थे जिसमें पढ़ना पड़ेगा। उसी प्रकार से अभी भी हमने अधिकांश विश्वविद्यालय से चर्चा करके ये हल निकाला था कि पेपर इस ढंग से सेट करना है कि परीक्षा में कॉपी करने का कम मौका रहे और वो पढ़ के ही आंसर दे। यहाँ तक कि आपकी जानकारी बता दूं कि यूजी पीजी के समान इस साल भी लास्ट ईयर जब हमने कॉपी करवा के मंगाए थे उनके भी नकल के प्रकरण बनाए। अब ये नकल के प्रकरण कैसे बनोगे इसका तरीका भी बता देता हूँ कि जिन बच्चों ने, एक बच्चे ने कोई कॉपी अपनी आंसर पूरी लिख दी, उसकी फोटो कॉपी दूसरे ने लगा दी, तो ये जो उसमें PDF फाइल चली तो 40 बच्चों पे केस अकेले देवी अहिल्या विश्वविद्यालय जहां हम बैठ के बात कर रहे इंदौर नहीं बनाए थे। तो अर्थात हमने इसमें भी रास्ता निकाला कि टैलेंट को ढूंढना, उसके अंदर की कमियों को पकड़ना और ज्यादा बेहतर तरीके से उसको प्रोत्साहित करना कि वो स्वतः नैसर्गिक रूप से जो उसको आता है वो आंसर दे। अब ये जो पुराना एक कोर्स चल रहा है, जब हम पढ़ते थे तब भी वही मांग पूर्ति का सिद्धांत था, वही इतिहास था, आज भी वही है, सालों से वही पुरानी कोर्स चल रहा है, पुराना सिलेबस चल रहा है, पुराना करिकुलम चल रहा है। इसमें नवीनता कैसे आएगी? और आप पर तो ये आरोप भी लगता रहता है कि आप चूंकि संघ कोटे के हैं, संघ के हैं और बहुत खांटी स्वयंसेवक हैं, इसलिए आप कहीं शिक्षा का भगवाकरण करने जा रहे हैं। देखिए, ये आपने प्रश्न अच्छा मौजूद प्रश्न उठाया। जो नई शिक्षा नीति 2020 जो लागू हुई है उसमें हमने अपने सिलेबस को बदलने का प्रयास किया और फर्स्ट ईयर से चूंकि नई शिक्षा नीति लागू करने जा रहे हैं तो हमारे विद्वानों के माध्यम से हमने उनको कहा है कि हमारे अपने कोर्स में वो डिज़ाइन करें जिस आधार पर जो आज के समय की दृष्टि से उपयुक्त तो भी है और जिस पे हमारा गौरवशाली इतिहास रहा वो सब चीज़ें आना चाहिए। उसमें गलत क्या है? और ये भगवाकरण नहीं है जी, ये भगवाकरण नहीं है। नहीं, अगर कोई इसको भगवाकरण कहता तो मुझे कोई अफसोस नहीं है। अगर हमने सम्राट विक्रमादित्य पे गर्व करना है तो हमको कोई अफसोस नहीं है। अगर हमने वर्तमान के दौर में से हमारे महापुरुषों को स्मरण करना है जिनके तथ्यात्मक प्रमाण है और दुनिया उनको समझने को जा रही है और ऐसे में अगर कोई हम पे आरोप लगाता तो मुझे अफसोस नहीं इस बात का।
100 बार लगाए, लेकिन ये विद्वानों ने ही रिकमेंड किया है, तो ये जो सिलेबस बनाने का काम वो कॉलेज के विद्वानों का है, प्राध्यापकों का है, और उनके सुझाए गए सुझावों के आधार पर अगर हम उस कहा कमेटी जा रहा है कि आप शिक्षा के क्षेत्र में आरएसएस का एजेंडा लागू कर रहे हैं। अब इसका कोई इससे संबंध नहीं बढ़ता है। ये जो कई पुरानी बातें हो गई, मैं नहीं मान के चलता हूँ। नई शिक्षा नीति में अब हम जिस प्रकार से विषयों का चयन और विषयों के अंदर आने वाले आधारभूत पाठ्यक्रम को लाने वाले हैं, उस पाठ्यक्रम की गुणवत्ता के आधार पर वो दुनिया के सारे विषयों के उत्तर उसमें ढूंढेगा, उनकी व्यक्तिगत गुणवत्ता में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इसलिए मैं मान के चलता हूँ कि समय उपयोगी जो जो जिस प्रकार की चीज़ें हो सकती है वो हम सब लागू करेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से आपकी सरकार है, क्योंकि उन्होंने ही सरकार गिराई, और जिस मुद्दे पर सरकार गिराई, जिस मुद्दे पर उन्होंने कहा कि मैं सड़क पर आ जाऊंगा, अतिथि विद्वान शिक्षकों की नियमितीकरण की बात, वो तो अभी तक अधूरी है। अतिथि विद्वान शिक्षकों की सुनवाई अभी तक नहीं हुई। वो सड़क पे भी आ गए, फिर सड़क पे कमलनाथ जी भी आ गए, और आप लोग सत्ता में आ गए, लेकिन अतिथि शिक्षक वहीं के वहीं है। इसमें थोड़ा सा फ़र्क मैं बताना चाहूँगा कि सिंधिया जी ने एक मोमेंट में बात कही थी, वो भी जिस परिप्रेक्ष्य में की वो भी सब सामने है। माननीय शिवराज जी भी उनके मंच पे गए थे, शिवराज जी ने भी कहा था कि हम आपकी योग्य बातें हैं। मैं इसको इस संदर्भ में कहना चाहूँगा कि जैसे आपकी जानकारी के लिए कि लगभग हमने जो तत्कालीन समय में ऐसा मान के चलते हैं कि 4500 के आसपास अतिथि विद्वान है, और 4500 के आसपास अतिथि विद्वानों में से ये मान के चलते हैं कि लगभग 1700 अतिथि विद्वान ऐसे हैं जिनको सीधे सीधे विभाग ने अपने स्तर पे उनको रखा था अलग अलग काम को दे करके, और बाकी थे अतिथि विद्वानों को ये सेल्फ फाइनेंस के माध्यम से विश्वविद्यालय या महाविद्यालयों ने रखा था। आपकी जानकारी के लिए बताते हैं कि गत वर्ष भी कोरोना के काल के बावजूद भी किसी भी अतिथि विद्वान को हमने जो शासन के लेवल पे थे बाहर नहीं किया था, उनको हमने सबको जोड़ के रखा था। ऑनलाइन पढ़ाने की व्यवस्था के आधार पर भी गुंजाइश रखी थी कि किसी को बेरोजगार करना हमारा उद्देश्य नहीं है। उसी प्रकार से हमने सेल्फ फाइनेंस के माध्यम से भी अधिकतर लोगों को लगाने का प्रयास किया था। अभी भी हम कोशिश यही कर रहे हैं कि अपने में जो विभागों में काम कर रहे हैं, ये अलग बात है कि जिस प्रकार से अतिथि विद्वान है या ऐसे बहुत सारे विभाग हैं जहाँ ये जो संविदा के रूप में या अस्थायी प्रकृति के माध्यम से अलग अलग प्रकार से लोग काम कर रहे हैं। तो ये वित्त के पास में भी हमने प्रस्ताव दिया है कि हमारी अगर सीटें खाली है तो हम इनको कैसे लगा सकते हैं, कैसे परमानेंट कर सकते हैं, इनको नियमित किया जाएगा कभी? हमारी कोशिश है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया लास्ट ईयर पीएससी के बिफोर लास्ट ईयर पीएससी की एग्जाम हुई थी, उसमें एक निश्चित अंक दे करके इनको उसके माध्यम से भी रखने का प्रयास किया। मैंने वो लिस्ट में से आज तक की वेटिंग लिस्ट को भी खत्म कराने का प्रयास किया है कि जो कोई लोग अगर उसमें आए थे तो कैसे भी करके हमारे यहाँ पर्याप्त अगर पद है और वो उस कैटेगरी में आ रहे हैं तो हमको उनको लगा लेना चाहिए। तो हमने कोशिश आज तक ये की, हमारी माननीय मुख्यमंत्री से भी चर्चा हुई, मुख्यमंत्री की सहानुभूति भी है, हमारी सहानुभूति। जो बच गए उस लिस्ट के अलावा उनको कैसे नियमित करेंगे? नहीं, हमने कहा है कि हमने अभी तक उनको जिस रूप में उस रूप में रख करके काम चला रहे हैं, दोबारा पीएस से निकाल रहे हैं, फिर हम उनको उसमें भी मौका देंगे। इसके अलावा नंबर देंगे पीएस, हाँ, उसके अंदर नंबर देंगे, और उसके अलावा भी और क्या अच्छा हो सकता है, लगातार विभाग चल रहा है। कप्तान सिंह सोलंकी आपके तो बड़े नेता हैं, संगठन महामंत्री रहे, और वो हमारे अनुदान प्राप्त शिक्षकों के भी बड़े नेता रहे। उन्होंने बहुत कोशिश की कि अनुदान प्राप्त शिक्षकों को सम्मान मिला भी, लेकिन अभी अनुदान प्राप्त शिक्षक इस मायने में उदास हैं या मायूस हैं या उनकी उपेक्षा हो रही है, उनके साथ दोहरा व्यवहार हो रहा है कि पूरे मध्य प्रदेश में सबको 7वां वेतन मिल गया है, लेकिन अनुदान प्राप्त शिक्षक जो बड़ी मुश्किल से 300 साढ़े 300 बचे हैं प्राध्यापक, उन्हें अभी तक 7वां वेतनमान नहीं मिला। देखिए, मैं ऐसे और बहुत सारे विषय हैं जिन विषयों को लेकर के वित्त का और बाकी का मतांतर है। मेरा प्रयास तो यही है कि अगर अनुदान प्राप्त प्राध्यापक है और बाकी लोगों को मिलता तो उनको मिलना चाहिए। सैद्धांतिक रूप से मैं सहमत हूँ। कई बार वित्त की कठिनाई भी है कोरोना के काल के कारण से और कारण से भी, पर हम कोई रास्ता निकालते हैं कि भाई उनको आखिरकार, क्योंकि जो मेरा भी प्रयास बीच में भी हमने कोशिश की कि ऐसे जो कई स्वशासी कॉलेज थे या अनुदान प्राप्त कॉलेज थे जहाँ पर प्राध्यापकों की अब स्थिति ऐसी हो गई कि 2 या 3 संख्या में रह गए हैं, कई कॉलेज बंद होने की स्थिति में, तो हमने उनको दूसरी जगह शिफ्ट भी किया है कि ऐसे लोगों से काम भी लेते रहेंगे और एक तरह से वो मान के चलना चाहिए कि उसकी जवाबदारी हमारी है, हम उनको
उनको रास्ते में नहीं छोड़ तो सकते। जो उन्हें कोर्ट चले गए, पहले भी उन्हें छठा वेतनमान कोर्ट से मिला, 5 बार भी मिला। तो आदमी करेगा क्या? आदमी ये उनकी साइड से देखा जाए तो वो परेशानी में कोर्ट जाते हैं। और हमने कोशिश की कि ऐसे अनावश्यक कोर्ट में जो मसले, जिस मसले में एक नज़ीर बन गया है कि पर्टिकुलर किसी पर्सन का कोई फैसला आ गया, तो वो विभाग पे उसको समाधान पूर्वक लेके उसके आधार पर बाकी को लाभ दे देना चाहिए। अनावश्यक एक पर्टिकुलर को लाभ दे दिया, बाकी को कोर्ट में लड़ने दिया। मैं इस बात का विरोधी हूँ। विभाग के नाते, विभाग के मुखिया होने के नाते से मैं मान के चलता हूँ ऐसे कई फैसले जो विभाग की दृष्टि से विभाग के खिलाफ भी हो, लेकिन वो मानवीय दृष्टिकोण के साथ माननीय शिवराज सिंह जी की संवेदनशील सरकार है, इसलिए मैं मान के चलता हूँ कि ऐसे मसले जिनके आधार पर, जैसे विश्वविद्यालय के कर्मचारी हो और शासन के कर्मचारी, इसका अंतर मानता था विभाग अभी तक। हमने कहा शासन भी हमारा है, विश्वविद्यालय भी हमारे, इसलिए ये दो आंखों में अंतर नहीं कर सकते। ऐसे जो कई छोटे मोटे मसलों को पीएस भी गंभीर है, मैं भी गंभीर हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको छूट दे रखी है। मैं ऐसे मामलों में सदैव उम्मीद की जाए कि जल्दी 7वां वेतनमान मिलेगा, ऐसे कोशिश पूरी करेंगे। अभी थोड़ा कोरोना कारण से जैसे हम वित्त में इस बात को लेके जाने वाले हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि इसमें हम समाधान निकालेंगे। मोहन जी, शिक्षा में क्षेत्र में देखा जाए कि विश्वविद्यालय के 3 बड़े काम होते हैं कि एक तो समय पे कोर्स पूरा हो जाए, समय पे परीक्षा हो जाए और समय पे रिजल्ट आ जाए। दुर्भाग्य से देवी अहिल्या विश्वविद्यालय तीनों मामले में फेल है। ना तो समय पे परीक्षा होती है, ना समय पे रिजल्ट्स आते हैं, और जो परीक्षा की कॉपियां जांचते हैं जो प्राध्यापक, उनको ना समय पे पारिश्रमिक मिलता है। क्या ये स्थिति हम देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की सुधार पाएंगे? मैं देवी अहिल्या की नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे 16 विश्वविद्यालय जो हमारे हैं, 16 ही विश्वविद्यालय में जो हमारा एकेडमिक कैलेंडर है, उस कैलेंडर को कड़ाई से पालन करें। निश्चित समय पर हम परीक्षा कराएं, निश्चित समय पर हम रिजल्ट दें, निश्चित समय पर हम पारिश्रमिक भी दें। जैसे अभी आपकी जानकारी की बताएं, कोरोना के कष्ट के काल के बावजूद भी जो हमने अनाउंस किया है, किसी भी हालत में विश्वविद्यालय जून के अंदर पीजी और यूजी की परीक्षा की फाइनल की कापियाँ अपने पास ला करके वो इस एग्ज़ाम को ख़त्म करेंगे और जुलाई में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और प्रीवियस की परीक्षा करा लेंगे पीजी की। निश्चित रूप से उस कैलेंडर का पालन हो रहा है। मैंने इसको व्यक्तिगत देखा और माननीय महामहिम से चर्चा की, महामहिम का भी रुख यही है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से पिछली बार हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी में कहा था कि हमको शिक्षा विभाग और राजभवन को मिलकर के एकेडमिक कैलेंडर का पालन हर विश्वविद्यालय से कराना है। तो उम्मीद कर रहे हैं इससे हमारी सारी चीज़ों का समाधान निकल जाएगा। मध्य प्रदेश में जो निजी कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेज, उनमें जो प्राध्यापक हैं जो पढ़ा रहे हैं वो हाईली क्वालिफाइड हैं, पीएचडी हैं, डबल एमए हैं, फर्स्ट क्लास हैं, लेकिन उनको जो तनख्वाह मिलती है वो एक मजदूर से भी कम मिलती है। 7,000 8,000 पे प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, आपको जानकर आश्चर्य होगा। कहीं आप इस तरह का नियंत्रण, एक नियामक बॉडी बनाएंगे कि कम से कम प्रोफेसर को, अगर वो निजी कॉलेज में पढ़ा रहा है तो उसको सम्मानजनक वेतन तो मिले। 8,000 7,000 में वो कैसे शिक्षा देगा हायर एजुकेशन, जिसने पीएचडी क्वालिफिकेशन की है, और ना कॉलेज को 28 का पालन होता है, ना उस कॉलेज को 28 के अनुसार उनको तनख्वाह दी जाती है, वेतन दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं शिक्षकों का जो इतने पढ़े लिखे हैं उनका शोषण हो रहा है। मैं आपसे इस मामले में थोड़ा सा सहमत भी हूँ और थोड़ा सा मदद भी चाहूँगा आपके माध्यम से, जो भी मेरे से सुन रहे हैं। हमने प्राइवेट विश्वविद्यालयों को अनुमति दी है, प्राइवेट कॉलेजों को अनुमति दी, वो अपना शैक्षणिक सेवाओं का जो क्रम है उसको जारी रखें, लेकिन जो शासन के निर्देश है उसका पालन करना ये उनकी बाध्यता भी है। ये बात भी सत्य है कि जो प्राइवेट कॉलेज अभी खुला है वो साल 2 साल 3 साल अगर जमने में शुरुआत के रूप में कुछ कर दे तो ठीक है, लेकिन अगर उसका वित्तीय प्रबंधन इस स्थिति में पहुंच जाता है कि वो अगर अंतर कर रहा है तो निश्चित रूप से वो अपराध कर रहा है, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर उसकी वित्तीय व्यवस्था ठीक हो गई तो उसको शासन की व्यवस्था के आधार पर ही चलना चाहिए और ऐसे लोग जो उसके लायक हैं उनको उसमें मदद करना चाहिए। एक बात ज़रूर मेरे को भी ये कष्ट दिखता है, जैसे बाकी क्षेत्रों में होता है कि बेरोजगारी के इस युग में बड़े पैमाने पर अगर शिक्षित लोग मिल जाते हैं और वैकल्पिक रूप से कम मानदेय पे भी तैयार हो जाते हैं, वो एक मन से कोई कर लेगा तो अलग बात है। अदरवाइज कोई शिकायत करता है या हमारे पास विषय आएगा तो निश्चित रूप से हम कार्रवाई करेंगे। शिकायत करने से तो डरते हैं ना कि उनको मालूम है शिकायत हो जाएगी, निकाल ही देगा नौकरी से। मैंने ये कहा कि निश्चित रूप से वो विषय आएगा नॉलेज में, थोड़ी हिम्मत तो सामने वालों को रखना पड़ेगी, तो हम उसमें कठोर कार्रवाई करेंगे। अर्जुन सिंह जी जब केंद्र में मानव संसाधन मंत्री थे तो बहुत सारे निजी विश्वविद्यालय खोले गए, और उस निजी विश्वविद्यालय खोलने में मध्य प्रदेश में और मैं इंदौर में ऐसे बहुत सारे विश्वविद्यालय को जानता हूं जो 1-1 2-2 कमरे में एक हॉल के अंदर विश्वविद्यालय चल रहे हैं। शिक्षा मंत्री के नाते एक इस तरह का कुछ आप सर्वे कराएं
या इस तरह की आप कोई जांच करवाएं कि ये विश्वविद्यालय की आर्तताओं को पूरा कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या 2 कमरे में यूनिवर्सिटीज चल रही हैं? मेरी जानकारी में अगर ये विषय आएगा तो मैं करूँगा, क्योंकि हमारा एक आयोग भी है जो विश्वविद्यालय की सारी व्यवस्थाओं को चेक करता है। हम उस निश्चित रूप से गंभीरता के साथ अगर कोई ऐसी बातें आती है जो विश्वविद्यालय लंबे समय से स्थापित है और वो नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए जो जरूरी है वो उतने सारे कदम हम उठाएंगे। मोहन भाई, आप मध्य प्रदेश की राजनीति में संगठन से जुड़े हुए लोग हैं और संघ से आते हैं। अभी बड़ी भाजपा में उठापटक चली, बहुत लोग नेता एक दूसरे से मिल रहे थे, खाना खा रहे थे, चाय पी रहे थे, एक दूसरे को खाना परोस रहे थे। ये सब, इसके पीछे का राज क्या है? मैं चाहता हूं कि आपसे जानकारी मिले, क्या कुछ नेतृत्व परिवर्तन की सुगबुगाहट है? नहीं, ये नितांत झूठी और गलत बात है। हमने सबने देखा कि बाद में जिस ढंग से जिस भी नेता से कहा गया उनने खंडन किया इस बात का। हमारे यहाँ और अभी कल प्रभारी जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि कोई ऐसी बातों को मीडिया ट्रायल मान लीजिएगा, ऐसे कोई यथार्थ की बातें नहीं है। नहीं, जिस तरह का कोरोना काल हुआ और कोरोना काल के अंदर जिस तरह की परेशानियां पैदा हुई, सरकार विरोधी एक वातावरण बना, दमोह के चुनाव आप हारे, तो कहीं संगठन लेवल पे कुछ इस तरह की कोई चिंता की जा रही है कि भाजपा की जो लोकप्रियता कम हो रही है उसको संभाला जाए? नहीं, एक बात बिल्कुल आपको बताना चाहूँगा कि भाजपा का जो संगठन ढांचा है वो बिल्कुल अलग टाइप का है। ये जीवंत संगठन है और भाजपा की जीवंत संगठन होने में ये सारी बातें जो हमको कठिनाई आती है, हम खुल करके हमारे पार्टी फोरम पे उसकी चिंता भी करते हैं, चिंतन भी करते हैं, उसमें आवश्यक सुधार भी करते हैं। और चुनाव हार जीत की जहाँ तक बात है तो ये तो एक जीवन का क्रम है। कई चुनाव हमने उपचुनाव हारे, लेकिन बाद के मेन चुनाव हम जीते हैं, तो इसमें तो कोई शंका नहीं है। क्योंकि ये बात सही है कि संगठन का ढांचा मजबूत करना एक बात है, लेकिन लोकतंत्र में ये बात भी सही कि हमको जीत भी मिलती है, हार भी मिलती है। तो पार्टी हमेशा इन सारी बातों को गंभीरता के साथ लेती भी है और यही कारण है कि हम लगातार लंबे समय से सरकार में बने हुए भी हैं। और आपने देखा कि पिछले उपचुनाव में कांग्रेस ने हमारे दल में आकर के कांग्रेस के कई मित्र साथ जुड़े और चुनाव में आए, और हमको सबको मालूम था कि कांग्रेस ने कितने बड़े बड़े दावे किए थे कि जितने गए वो एक नहीं जीत के आएंगे और ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, लेकिन अधिकांश लोग जीत के आए और हम सरकार में चला भी रहे। ज़्यादा वोटों से जीते, अच्छे माहौल से बन कर खड़े हुए। तो ये बात सही कि जनता भाजपा पे विश्वास करती है, यशस्वी मुख्यमंत्री विश्वास करती है। दमोह में कहाँ चूक हुई? आप भी, मैंने कहा कि दमोह चुनाव का एक नजीर तो नहीं बन पाएगा कि कई बार उपचुनाव में हम पे आरोप लगता है कि हम हथकंडे लगा के जीत जाते, तो देखो हम हारते भी हैं। तो ये तो लोकतंत्र का कोई परिचायक है जिसमें कभी हमारे पक्ष में फैसला आता है, कभी हमारे खिलाफ आता है। मोहन भाई, ये दमोह में जो जिस तरह से बात उठी कि जयंत मलैया और उनकी टीम ने सैबोटेज किया, आपने उनको नोटिस भी दिया, उनके बेटे को नोटिस दिया आपकी पार्टी ने, तो क्या भारतीय जनता पार्टी में भी अब गुटबाजी और सैबोटेज शुरू हो गया? पहले तो कहा जाता था कि पार्टी विद डिफरेंस, इस पार्टी में गुटबाजी नहीं है, चुनाव तक में सब लोग एक मिलकर काम करते हैं, लेकिन अब आप 5-5 ब्लॉक अध्यक्षों को नोटिस दे रहे हैं, निकाल रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं, तो क्या ये भी कुछ कांग्रेस की बीमारी आ रही कांग्रेस के लोगों के साथ साथ? वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं शासन का मंत्री हूं और ये संगठन की बातें हैं जो वीडी शर्मा जी ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। और वैसे भी मैं बंगाल चुनाव में उस समय बाहर था, तो ज़्यादा बेहतर है कि उधर से मालूम पड़ जाए। लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि जो हमारा संगठन के मुखिया लोग करते हैं वो उचित करते हैं। ऐसे कोई हालात हुए होंगे, हालात में उन्होंने जो निर्णय लिया तो गलत नहीं लिया। आप बंगाल में थे, बंगाल का क्या अनुभव रहा वहाँ? क्या पार्टी बंगाल का बहुत अच्छा किया, लेकिन उतना अच्छा नहीं कर पाई जितना आप सोच रहे थे? नहीं, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बंगाल में आप ये मान के चलो, ये जो चुनाव है, चुनाव ने बहुत बड़ा काम किया है। एक तो लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए भाजपा ने जितनी कीमत चुकाई है कोई चुका नहीं सकता है। एक तरह से जो माओवादी का तरीका था, नक्सलवादियों का तरीका था, उस ढंग से कार्यकर्ताओं को जोड़ करके हमारे विरोधी दलों ने अपनी सरकारें चलाई थी। पहले कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार चलती थी, जब कम्युनिस्ट पार्टी के बाद टीएमसी की सरकार आई तो सारे लोग वही तरीके से उसमें आ गए। लेकिन भाजपा की दृष्टि से अगर मैं तो कहूँ तो भाजपा ने एक बड़ा काम किया है। एक तो राष्ट्रवादी दल को वहाँ स्थापित किया है, क्योंकि क्षेत्रीय दल था, क्षेत्रीय दल के तरीके अलग थे, और एकदम बंगाल हमारा सर्वाधिक बॉर्डर का और एक अलग प्रकार की भौगोलिक भूमिका वाला प्रदेश है।
तो बंगाल में भाजपा अब 2 पार्टी में कुल हमारा संघर्ष रह गया है। हम 3 से लगा करके 77 तक चले गए हैं और इधर सामने अब हमारे अलावा दूसरे सारे लोगों को विश्वास हो गया है, आज नहीं तो कल भाजपा 100% जीत करके अपनी सरकार भी बनाएगी और भाजपा अपनी जो कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया टीएमसी के पक्ष में, वामपंथियों ने सरेंडर कर दिया टीएमसी के पक्ष में कि भाजपा रुकना चाहिए चाहे हमें सरेंडर करना पड़े। मैं ये मान के चलता हूँ कि उनने सरेंडर कर दिया, ये तो उनका अंदर का विषय हो सकता है, लेकिन ये देखने में आया है कि टीएमसी के बाद दूसरे विपक्षी दल जो भाजपा के थे उनके कहीं पते ही नहीं लग रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वो सरेंडर हो गए या वो बेबस हो गए, ये वो उनका साइड है। लेकिन हमारी साइड से तो हमने काफ़ी जंप किया, जिसको मान के चलें, और जंग से गुंडागर्दी और आतंक और ममता की सरकार ने किया है कि हमारे देश के गृह मंत्री की कार पे अगर अटैक हो जाता है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की कार पे अटैक हो जाता है, हमारे प्रमुख कई लोगों की हत्या होती है, कई लोगों को मारा जाता है। जो पोलिंग बूथ पे कार्यकर्ता बैठे दिन में, उनको रात में से घर से निकाल के मार दे, उनकी दुकान तोड़ देते हैं। चुनाव नतीजा आने के बाद हिंसा बहुत हुई, बहुत बुरी स्थिति में। मैं भी उस चीज का गवाह हूं कि कलकत्ता के अंदर जिस सीट पे मैं था, हमारे जो प्रत्याशी थे थल सेना के पूर्व उपाध्यक्ष रईस से कैडर के आदमी अगर जुलूस लेके जा रहे हैं, उनकी गाड़ी पे हमला होता है, उनको घेर के उनके साथ बदतमीजी करते हैं और पुलिस कंप्लेंट करने को तैयार है, उनकी गाड़ी तोड़ देते हैं, 24 घंटे तक कोई रिपोर्ट लिखने को तैयार नहीं। तो जब सेना के इतने बड़े पद पे रहे व्यक्ति के साथ ये हाल हो सकते हैं, मैं मंत्री होने के नाते था, मेरे साथ वहां खड़े होकर के बदतमीजी हो रही, तब भी हमने बर्दाश्त किया क्योंकि हम लोकतंत्र के पक्षधर थे। लेकिन ये जो कलकत्ता के अंदर ये हाल है, तो बाकी पूरे गांव देहात में और पूरे बंगाल में क्या होता होगा, मैं तो मान के चलता हूँ कि हमारे कार्यकर्ता वाकई देव दुर्लभ है कि इतने कष्ट के बाद भी वो भाजपा का झंडा लेके खड़े हैं। उन पे जो बीत रही है वो बहुत बुरी बीती है, बहुत गलत बीती है, लेकिन लोकतंत्र के पक्षधर होने के नाते से वो सारी कीमत भी चुकाते हैं और अपने विचारधारा के साथ खड़े होने के आधार पर वो वहाँ डट करके खड़े हैं। आप सरकार की अगर बात करें तो मैं बहुत सारे प्राध्यापकों को तब से देख रहा हूँ कि जब मैं विद्यार्थी था तब भी वो इंदौर में पढ़ा रहे थे कॉलेज में, मैं अब खुद बहुत लंबे समय हो गया उसके बाद भी वो लोग इंदौर में पढ़ा रहे हैं। चूँकि अब 1 जुलाई से ट्रांसफर शुरू होने वाले हैं, क्या बरसों से जमे हुए प्राध्यापक इनके तबादले होंगे या ये अभी भी वहीं जमे रहेंगे? देखिए, ये 2 पक्ष एक साथ चल गए हैं। उच्च शिक्षा में यद्यपि ये बात सही कि लंबे समय से जो लोग जचे हैं या जमे हैं, उनको थोड़ा सा हमको बाकी को भी मौका देना चाहिए, लेकिन ये बात भी सही है कि उच्च शिक्षा में एक पद्धति भी होती है कि अच्छे लोगों के लिए क्षेत्र की आवाज़ भी आती है, समाज की आवाज़ भी आती है कि वो वहीं काम करते रहे, या किसी की शिकायत होती तो भी ट्रांसफ़र होते, क्योंकि ट्रांसफ़र में भी हमारे पास कुल 5% की लिमिट है। 5% की सीलिंग लिमिट होने के कारण से, जैसे उदाहरण के लिए हमारे पास अगर 6000 के आसपास प्राध्यापक हैं तो 6×5 = 30, हम अधिकतर 300 लोगों का ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो ट्रांसफ़र ये पनिशमेंट भी नहीं, और अच्छे काम करने वाले अगर लंबे समय से रहें तो कोई बुरा नहीं है, लेकिन अच्छे समय में अच्छा काम करते हैं और बाकी समय में ख़राब काम करते हैं, अगर पढ़ाने में के मामले में और बाकी किसी मामले में कष्ट होगा तो ऐसे लोगों की जिनकी शिकायतें होगी या जिनके व्यवहार को लेकर कोई आपत्ति होगी, या एक्सेस सब्जेक्ट के लोग हैं, तो या जिसके कोरोना के और बाकी कई कारणों से उनकी कोई भौगोलिक या उनको कोई जाने की विशेष इच्छा होगी, ऐसे लोगों के बारे में हम ये जो ग्रामीण अंचलों के कॉलेज है ना, वहाँ प्रोफेसर जाना नहीं चाहते, वहाँ जगह खाली पड़ी है। आदिवासी इलाकों में या जो और ही सीमा के इलाके हैं, अलीराजपुर के कॉलेज हैं, पेटलावता कॉलेज है, थानला का कॉलेज है, यहाँ कई पद खाली पड़े हुए हैं, कोई प्राध्यापक ही जाना नहीं चाहता। तो क्या आदिवासी का बच्चा, ट्राइबल का बच्चा, गांव के बच्चे को ये हक नहीं है कि उसको अच्छे टीचर्स मिले, क्वालिफाइड टीचर्स मिले जो उसको पढ़ाएं? नहीं, मैं आपसे 100% सहमत हूँ। हर एक विद्यार्थी को, ट्राइबल का हो, एससी का हो, एसटी का हो, ओबीसी का हो, या जनरल हो, हर बच्चे को पढ़ने के लिए अच्छे शिक्षक मिलना चाहिए। मैं इसी नाते से प्राध्यापकों से भी कोशिश करते हैं कि जहाँ सब्जेक्ट के जिस शिक्षक कम है वहाँ उनको लगाएंगे, और यही कारण है कि मैंने आपसे कहा पूर्व में कि हमारे 6500 प्राध्यापक सरकारी जो अपने नियमित सेवा में है, और इसके अलावा लगभग 4500 हमारे अतिथि विद्वान हैं जिनके माध्यम से हम अपने कोर्स को पढ़ा रहे हैं। तो कहीं भी कोई सब्जेक्ट के शिक्षक कम है ऐसा विषय नहीं है। एक बात जरूर है कि नियमित लोग रखें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो कोशिश कर रहे हैं कि हम पीएससी में दोबारा भी पद अनाउंस कर रहे हैं कि जिसके माध्यम से एग्जाम देकर लगाए। प्राचार्य के पद खाली हैं, प्राचार्यों की कमी है।
एक बात सही है कि विभिन्न विभागों के प्रमोशनों के जो मसले हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जो आरक्षण का 27% आरक्षण देने वाले इशू पे जब अभी शासन, तो उसके कष्ट सभी विभागों पे है। उसमें उच्च शिक्षा भी है कि हमारे प्रमोशन जो होना चाहिए थे वो प्रमोशन उस रूप में नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन अभी शासन ने कोई रास्ता निकाला जिस आधार पर हम कुछ प्रमोशन करने वाले हैं। तो हमने सब में से जो सीनियर व्यक्ति है, बल्कि हमने तो कहा कि एक कॉलेज में 3-3, 4-4 लोगों की ट्रेनिंग करा रहे हैं कि हमारे यहाँ अगर प्राध्यापक 1, 2, 3 जिसमें से भी लगता है कि एक ही आदमी की सीनियरिटी लेकिन बाद वाला 2 नंबर वाला अच्छा करा सकता है या 3 वाला भी करा सकता है, तो हम उसको अपने ढंग से मौका दे करके शिक्षा में कोई गुणवत्ता से हम समझौता नहीं करना चाहते हैं। नए कॉलेज खोलने की योजना है ग्रामीण इलाकों में, दूरस्थ इलाकों में, खासकर लड़कियों के कॉलेज खोले ताकि लड़की 12वीं के बाद, अभी देखा जाता है कि 12वीं के बाद छात्राएं नहीं पढ़ पा रही हैं, दूर कॉलेज नहीं भेज पा रहे हैं माता पिता। ऐसी कोई योजना है नए कॉलेज खोलने की? देखिए, जो हमारे कॉलेज अभी वर्तमान में है, हमने प्रयास किया है कि उनमें हम सारी व्यवस्था खड़ी कर दें अभी नए कॉलेज खोलने के बजाय। तो जो अभी हमारी सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी की जो घोषणा है उसके बलबूते पर हमारे पास करीब करीब हर ब्लॉक में अब एक महाविद्यालय है। ये एक अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि एक हर महाविद्यालय में, हर ब्लॉक में एक महाविद्यालय की गिनती अगर होती है उस आधार पर लगभग 518 कॉलेज हमारे पास मौजूद हैं। और इन 518 ही कॉलेज में हम कोशिश कर रहे हैं कि सबके बिल्डिंग मिल जाए, सबके प्राध्यापक नियमित रूप से मिल जाए, लेबोरेटरी ठीक से हो जाए, खेल का मैदान ठीक से हो जाए। तो मैं आपके लिए, मुझे इस बात का संतोष है कि इसी साल के बजट में भी पर्याप्त रूप से मुख्यमंत्री जी ने धनराशि की व्यवस्था की है। तो आज तक हमने अपने जितने महाविद्यालय जिनकी भूखंड मिल गए हैं वो सारे महाविद्यालय पे हम भवन बनाने जा रहे हैं, वो कोई महाविद्यालय बचेगा नहीं। इसी प्रकार से हमारे कोर्स खोलने के मामले में भी रोजगार परक विषयों को लेकर के हम बड़े पैमाने पर आ रहे हैं, ताकि हमारे प्लेन डिग्री के बजाय जिसमें रोजगार मिलता है वो बच्चों को उस प्रकार के कोर्स दें। तो मैंने सेल्फ फाइनेंस के माध्यम से सभी महाविद्यालय में खुल करके आह्वान किया। पिछले सदन में भी मैंने बोला था, कांग्रेस बीजेपी कोई भी विधायक अपने महाविद्यालय में जो कोर्स खुलवाना चाहता है सेल्फ फाइनेंस से हम सबकी परमिशन देने को तैयार है। कंप्यूटरीकरण भी करेंगे कि बच्चे आधुनिकरण करना चाहते हैं, जिसके माध्यम से बच्चों को उनका टैलेंट भी सामने दिखाई देगा और उनको एक जो तकनीकी रूप से दक्ष होंगे तो उनके जीवन में भी और समाज में भी उसका लाभ मिलेगा। दूसरी बात ये है कि जो बहुत सारी बच्चियां इसलिए नहीं पढ़ पाती कि भाई माँ बाप उनके रहने खाने का खर्चा नहीं उठा पाते, या बच्चों के, लड़कों की भी बात भी कहें कि गरीब मजदूर का बच्चा है, शहर भेज देगा लेकिन शहर में रहेगा कैसे, 3-4 हज़ार रुपये का कमरा मिलता है, खाना कैसे खाएगा? क्या हॉस्टल्स, कॉलेज के साथ हॉस्टल्स लग जाएं, खुल जाएं, ताकि गांव से आने वाले बच्चे? हॉस्टल हमने सब खोलने का निर्णय किया है आवश्यक कोरोना गाइडलाइन के आधार पर। कोई भी हॉस्टल पिछले समय भी हमने प्रारंभ कर दिए थे। ये बात सही है कि कई जगह पारिवारिक माहौल ऐसा नहीं कि वो घर में रह कर के पढ़ पाएगा, ऑनलाइन की तो बात ही दूर है, क्योंकि हमारे बच्चे तो बिल्कुल दूरस्थ एरिया में रहते हैं जहाँ नेटवर्क भी नहीं रहता कई बार। तो ऐसे में उनको पढ़ने के लिए मौका मिलना चाहिए, इसलिए छात्रावास में हमने कोई बंदिश नहीं लगाई है। आवश्यक, चूँकि ये बात सही है कि 10 कमरों में एक अगर लेटरिन बाथरूम है तो आवश्यक व्यवस्था करने के बाद हमने कोरोना की गाइडलाइन को सामने रखते हुए जिन जिन की बच्चों की परीक्षा थी हमने उस समय भी छूट दी, और अभी भी हम कॉलेज अगर चालू करेंगे तो छात्रावास भी चालू करेंगे। मेरा आखिरी सवाल आपसे कि आप चूंकि छात्र राजनीति से नेता बने, आप विक्रम विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे, साइंस कॉलेज के अध्यक्ष रहे, कई बार कार्य परिषद के सदस्य रहे, और बहुत सारे नेता स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आए, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय हों, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, विद्यार्थी परिषद के नेता थे वो भी, कांग्रेस के बड़े नेता जो जितने भी हैं, तुलसीराम सिलावट, सज्जन वर्मा वगैरह, सभी ये सब छात्र राजनीति से। लेकिन छात्र राजनीति का चुनाव खत्म हो जाने से क्या आप वापस से पुनः, विद्यार्थी परिषद तो लंबे समय से मांग कर रही है कि डायरेक्ट पद्धति वाले चुनाव होना चाहिए? जो अभी चुनाव होते हैं ये चुनाव के नाम पर धोखा है, एकदम जो उस तरह के चुनाव जो आपके जमाने में होते थे, जो मोहन यादव ने चुनाव लड़ा है, वैसे वाले चुनाव शुरू करवाएंगे क्या आप? देखिए, ये बात सही है कि छात्र संघ चुनाव की बात विद्यार्थी परिषद ने की थी, माननीय मुख्यमंत्री जी भी सहमत है। जैसा नॉर्मल समय आएगा हम जरूर चुनाव कराएंगे, क्योंकि चुनाव से सीधे सीधे लोकतांत्रिक पद्धति से परिचय होने का विद्यार्थियों को मौका मिलता है। मैं उसका पक्षधर भी हूँ। मैंने तो विद्यार्थी परिषद के अधिवेशन में भी इस बात को कहा है। ये बात सही कि कोरोना के कारण से अभी हमारे कॉलेज खुलने के ठिकाने नहीं है। अभी जो वर्तमान का माहौल है वो कल अच्छा हो जाएगा, भगवान से कामना करेंगे ना, आज तो हमको चिंता है। लेकिन एक और बात है, तब के समय और अब के समय में एक मैं संशोधन जरूर करना चाहूँगा। जिस समय हम लोग चुनाव लड़ते थे उस समय ना कोई नगर पालिका के चुनाव हो पा रहे थे, ना पंचायत के चुनाव हो पा रहे थे। वो 80 से जो लगा करके 85 तक का दौर था, बाद में 87 में चुनाव बंद हो गए थे। लेकिन 85 के बाद जैसे 74 अमेंडमेंट के बाद
पर स्थानीय निकाय के चुनाव होने लगे तो इसने काफ़ी हद तक उसकी कमी पूर्ति कर दी, जो छात्र संघ चुनाव के माध्यम से लोगों को सीधा रूबरू होने का मौका मिलता है। अब स्थानीय निकाय के चुनाव होने से हमारे पास पंचायत लेवल पे भी और शहरी क्षेत्र में नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत के बलबूते पर काफ़ी बड़ी संख्या में चुनाव होकर के लोगों को 5 साल तक अपने काम करने का अनुभव भी मिलता है और स्थानीय निकाय अपनी भूमिका अदा करती है। तो वो लोकतंत्र से परिचय कराने का एक नया प्लेटफॉर्म मिल गया है, जिसके आधार पर छात्र संघ चुनाव का विकल्प तैयार हो गया है। लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूं कि अगर सब कुछ सामान्य रहा तो महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में भी हम चुनाव जरूर कराएंगे। बहुत धन्यवाद मोहन यादव जी। और ये मध्य प्रदेश का सौभाग्य है कि बरसों बाद मध्य प्रदेश को एक हाईली क्वालिफाइड शिक्षा मंत्री मिला है, जो खुद डॉक्टरेट है, पीएचडी है, जिसने विश्वविद्यालय को जिया है, जिसने स्कूल कॉलेज को बहुत नज़दीक से देखा है। निश्चित रूप से वो मध्य प्रदेश की शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन लाना चाहते हैं, क्रांतिकारी परिवर्तन लाना चाहते हैं। उच्च शिक्षा नीति के माध्यम से, नवीन शिक्षा नीति के माध्यम से वो विश्वविद्यालय की शिक्षा को, महाविद्यालय की शिक्षा को अगर रोजगार से जोड़ने की सोच रहे हैं तो साथ साथ नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने की भी सोच रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि मध्य प्रदेश की शिक्षा, जो अब तक काफ़ी पिछड़ी हुई मानी जाती रही है, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों की तुलना में भी मध्य प्रदेश की शिक्षा को दोयम दर्जे का माना जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि मोहन यादव के नेतृत्व में कम से कम मध्य प्रदेश की शिक्षा का एक स्तर बनेगा, गुणवत्ता बनेगी और मध्य प्रदेश की शिक्षा और मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों को भी वही सम्मान और वही मान सम्मान आदर देश में मिलेगा जो दूसरे देशों की या दूसरे प्रदेशों की शिक्षा व्यवस्था को मिलता है। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।